मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में अभी तक हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर लिया। हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल पर पहुंच गए। उसके बाद हमने पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई भी कर लिया। 4 ब्लॉक्स मतलब एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। 4 ब्लॉक्स में क्लासिफिकेशन के बाद आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। चूंकि इस टॉपिक से पहले, इसे तो स्टार्ट अभी हम करेंगे, लेकिन इस टॉपिक से पहले एक छोटा सा टॉपिक बीच में आ जाता है। छोटा सा टॉपिक है, हमने एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक्स में आपको क्लासिफाई करके बताया पीरियोडिक टेबल को। तो इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। मतलब अगर मैं आपको एक एलिमेंट देता हूं, मान लीजिएगा मैंने आपको प्रोवाइड किया आयरन, एटॉमिक नंबर है 26, और मैंने आपसे पूछा कि ये पीरियोडिक टेबल में कहां पर एग्जिस्ट करेगा, इसकी पोजीशन क्या है, आई मीन इसका ब्लॉक क्या है, इसका ग्रुप क्या है और इसका पीरियड क्या है। तो आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इसी टॉपिक को हम यहां पहले स्टडी करेंगे और बाद में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर आते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से पहले ये स्टडी करेंगे, इसके बाद हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर वापस चलेंगे। आपको अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है तो आप ब्लॉक को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ लीजिएगा, एक ब्लॉक है, एक ग्रुप है, एक पीरियड है। तो सबसे पहले आपको ब्लॉक निकालना होगा। अगर आपको ब्लॉक पता है तो आप ग्रुप पर चलेंगे, पीरियड तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला टास्क ब्लॉक का है। ब्लॉक कैसे पता करें? पीरियोडिक टेबल को हमने 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया था, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। यह डिपेंड करता है कि आपके कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिख रहे हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल, ध्यान दीजिएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में एंटर करता है। जैसे सोडियम हमने लिखा है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 10 हो गए, 3s1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में गया है, s सब ऑर्बिटल्स में, तो s ब्लॉक एलिमेंट है। वहीं फास्फोरस ग्रुप 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, ये p है। लास्ट इलेक्ट्रॉन p सबसेल में एंटर करता है, इसलिए ये p ब्लॉक है। ध्यान से समझना। तो ब्लॉक निकालने का तरीका है, आपका कॉन्फ़िगरेशन जिस भी सबसेल पर खत्म हो वही आपका ब्लॉक है। s पे खत्म हो, s ब्लॉक मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस भी ऑर्बिटल में एंटर करे वही आपका ब्लॉक है। अगर आप ब्लॉक निकाल लेते हैं, अब समझना, अब थोड़ा मुश्किल बढ़ने वाली है आपकी। अगर आप ब्लॉक निकाल लेते हैं तो आप ग्रुप्स पर आते हैं। तो अब हम ग्रुप्स की बात करेंगे बच्चे। देखिएगा, मान लेते हैं आपका एलिमेंट एस ब्लॉक में है, तो कॉन्फ़िगरेशन खत्म होगा या तो S1 या तो S2, 2 से ज्यादा तो होते नहीं S में। S1 है तो ग्रुप फर्स्ट है, S2 है तो ग्रुप सेकंड है। मेनलीफ के हिसाब से ग्रुप फर्स्ट को ग्रुप 1, 2, 3 जो हम कहते हैं, तो IUPAC नेमिंग है इन ग्रुप्स की। मेनलीफ ने फर्स्ट ए, सेकंड ए इस तरह से प्रोवाइड की थी। तो ग्रुप 1 है तो फर्स्ट ए है और ग्रुप 2 है तो सेकंड ए है। तो इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो वैसे भी याद रखिएगा। तो ये एस ब्लॉक की बात हम कर रहे थे, 2 ही ग्रुप उसमें होते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड पीरियोडिक टेबल का। तो कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म हो ग्रुप फर्स्ट, S2 पर खत्म हो ग्रुप सेकंड। अगर मान लीजिए पी ब्लॉक आया, आपका कॉन्फ़िगरेशन पी पे खत्म हुआ, तो पी ब्लॉक है। ये जो आप पढ़ रहे हैं प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ये ट्रिक्स हैं, ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इसे समझ लें आप। पी ब्लॉक आया, आपका कॉन्फ़िगरेशन पी पर खत्म हुआ। तो पी पर खत्म कैसे होता है? देखो, एक ऊपर एग्जांपल था, ये क्या आ रहा है लास्ट में, P3। पी में 6 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। तो आपका कॉन्फ़िगरेशन या तो P1 पर खत्म होगा, या तो P2 पर खत्म होगा, या तो P3 पर, P4 पर, P5 पर, या फिर P6 पर। समझना। तो P1 मतलब P में 1 इलेक्ट्रॉन है, P2 मतलब P में 2 इलेक्ट्रॉन है, P ऑर्बिटल्स में, P3 मतलब P में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ग्रुप निकालने का ट्रिक है कि इन इलेक्ट्रॉन्स में आप 12 प्लस कर दें।
आप 12 प्लस कर देते हो तो आप ग्रुप पर पहुंच जाते हो। 1 इलेक्ट्रॉन ये यहां लिखा, 12 हमने प्लस कर दिया तो ये 13 ग्रुप है। 2 हमने यहां लिखा और इसमें 12 प्लस कर दिया तो ये 14 ग्रुप है। 3 में 12 प्लस कर दिया 15 ग्रुप है। उसी तरह P6 है तो 6 में 12 प्लस कर दिया 18 ग्रुप है। तो ये IUPAC के हिसाब से 13, 14, 15, 16, 17, 18 6 ग्रुप होते हैं पी ब्लॉक में। और वैसे बात करें थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है और एट्थ नहीं होता, 0 होता है मैन लीफ के हिसाब से। इनर्ट गैस का ये ग्रुप है। तो ये था पी ब्लॉक में ग्रुप्स निकालने का तरीका। अब आते हैं डी में। डी में ज्यादा मुश्किल नहीं है वैसे तो। डी ब्लॉक, पहले एक एग्जाम्पल हमने लिखा, एग्जाम्पल से ही समझाते हैं, समझिएगा। आयरन है एटॉमिक नंबर 26, तो डी ब्लॉक में पहले एक एग्जाम्पल हमने लिया, आयरन एटॉमिक नंबर 26। चेक करिएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 तक 20 कंप्लीट हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन और बचे 3d6। डी पर एंड हुआ, डी ब्लॉक है। ग्रुप हमें निकालना है। ग्रुप निकालने का तरीका समझें। 1 2 2 3 3 4 3 ये शेल नंबर है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में नहीं जाता, उससे कम में जाता है। याद कीजिएगा, आउटर मोस्ट शेल को अल्टीमेट सेल बुलाते हैं, उसके अंदर वाले को पेनल्टीमेट सेल बुलाते हैं। आउटर सेल को n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यहां 4 मतलब n की वैल्यू है, तो 3 को बुलाएंगे n-1। तो ग्रुप निकालने का तरीका है, जो डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो n-1 डी में जा रहा है, तो n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को आप जोड़ देंगे तो आपका ग्रुप निकल आएगा। जैसे डी में n-1 डी के कितने 6, निकाल लेते हैं इसका ग्रुप, निकाल के दिखाया गया। देखो आयरन का ग्रुप 6 प्लस 2 एसके, दोनों को जोड़ दिया 8 आया, मतलब 8th ग्रुप का एलिमेंट है आपका आयरन। एक और एग्जांपल हमने लिया है, ये वैनेडियम है, एटॉमिक नंबर 23 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 कंप्लीट हुए, 3d3। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें है n-1 में, 2 इसमें है, इसमें तो d के और s के इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। 3 प्लस 2 3 प्लस 2 3 प्लस 2 मतलब 5th ग्रुप। तो वैनेडियम 5th ग्रुप से बिलोंग करता है। आप चेक कर सकते हैं पीरियोडिक टेबल ओपन करके। अब आते हैं एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक सबसे आसान है, इसमें ग्रुप निकालना सबसे आसान है। कैसे सबसे आसान है भाई? कारण है एफ ब्लॉक ग्रुप 3rd से अलग हुआ है। पीरियोडिक टेबल ओपन कर लें। सबसे पहला एलिमेंट ग्रुप 3rd का है स्कैंडियम, Sc लिखा होगा। दूसरा है येट्रियम, उसके नीचे वाला है फिर लेंथेनम, फिर उसके नीचे वाला है एक्टिनियम। तो लेंथेनम्स के बाद लेंथेनॉइड सीरीज आती है, जो कि 3rd ग्रुप से ही बिलोंग करती है। एक्टिनियम के बाद एक्टिनॉइड सीरीज आती है, वो भी 3rd ग्रुप से ही बिलोंग करती है। मतलब एक्टिनॉइड सीरीज के और लेंथेनॉइड सीरीज के सारे एलिमेंट 3rd ग्रुप से ही बिलोंग कर रहे हैं। तो एफ ब्लॉक अगर एफ पर खत्म हो आपका कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको सोचना ही नहीं, वो 3rd ग्रुप से ही है। इसका मतलब 3rd ग्रुप में 4 एलिमेंट तो आपको दिख रहे हैं, स्कैंडियम, येट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, 4 ये हो गए। लेंथेनॉइड सीरीज में 14 एलिमेंट, एक्टिनॉइड सीरीज में भी 14 एलिमेंट, 14 प्लस 14 प्लस 4 32 एलिमेंट। यानी कि पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप 3rd है, जिसमें 32 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ध्यान दीजिएगा, 32, हम सोचते हैं 8-7 होंगे, बस पीरियड 7 हैं, जबकि 32 एलिमेंट्स हैं। तो इस बात को कंसीडर कीजिएगा। पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा ग्रुप, जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट है, दैट इज 3rd ग्रुप, कंटेन्स 32 एलिमेंट्स। अब सबसे बड़े पीरियड की भी बात कर लें।
पहले पीरियड में 2 एलिमेंट हैं, दूसरे पीरियड में 8 एलिमेंट है। टेबल ओपन करके रखो, पीरियोडिक टेबल ओपन कर लो। पहले पीरियड में ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो बुलाते हैं जिन्हें, पहले में हाइड्रोजन हीलियम 2 एलिमेंट है, दूसरे की बात करें तो 8 एलिमेंट है, थर्ड पीरियड की बात करें फिर से 8 एलिमेंट है, फोर्थ पीरियड की बात करें 18 है, फिफ्थ पीरियड की बात करें तो भी 18 है। हाँ, अब सिक्स पीरियड की बात करते हैं तो 32 एलिमेंट्स हैं और सेवेंथ में भी 32 प्लेसेस हैं। यानी कि सिक्स और सेवेंथ पीरियड में दोनों में ही 32 एलिमेंट्स हो सकते हैं। दोनों में कितने हो सकते हैं? 32। लेकिन यहां एक समस्या है, सेवेंथ वाला जो पीरियड है उसमें भी सारे एलिमेंट्स फिल नहीं है। कुछ की IUPAC नेमिंग लिखी गई है, वो डिस्कवर नहीं हुए हैं, और हो भी गए तो उन्हें काफियों को तो अप्रूवल भी नहीं मिला है। तो सेवेंथ पीरियड अभी इनकम्प्लीट है, जबकि सिक्स पीरियड पूरे 32 है। तो सबसे बड़ा पीरियड सिक्स हो जाता है आपका। सिक्स पीरियड सबसे बड़ा है विथ 32 एलिमेंट। सबसे बड़ा ग्रुप भी ग्रुप थर्ड है विथ 32 एलिमेंट्स। दोनों में एलिमेंट्स बराबर हैं। तो सबसे बड़ा पीरियड सिक्स, सबसे बड़ा ग्रुप थर्ड। मैंने आपको ब्लॉक निकालने बताए, मैंने आपको ग्रुप निकालना बताया, मैंने आपको पीरियड निकालना तो बताया नहीं। तो पीरियड की बात करते हैं। पीरियड इन सब में आसान है। जैसे वैनेडियम का पीरियड बताना, भाई ये किस पीरियड से बिलोंग करता है, ब्लॉक आपने बता दिया, ग्रुप आपने बता दिया, पीरियड नहीं बताया। तो पीरियड में जो आप कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1 2 2 3 3 4 3, ये जो सबसे बड़ा नंबर आप देख रहे हैं, जो सबसे बड़ा नंबर है, दैट इज पीरियड नंबर, फोर्थ पीरियड है। ऊपर देखिएगा आयरन, सबसे बड़ा नंबर फोर्थ पीरियड है। आगे देखिएगा ऊपर भी मैंने कुछ की करी थी, फास्फोरस 1 2 2 3 3 3 सबसे बड़ा नंबर है, थर्ड पीरियड से है। तो कॉन्फ़िगरेशन में जो सबसे बड़ा नंबर आए दैट इज द पीरियड नंबर। तो पीरियड निकालना आसान है। तो ये थी आपकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन फाइंड करना। अब जरा थोड़ा टेस्ट भी हो जाए, आप कर पाते हैं पीरियड फाइंड या नहीं कर पाते। इसके लिए हमने कुछ एलिमेंट्स आपको दिए हैं। पीरियड नहीं, टोटल पोजीशन फाइंड कर पाते हैं, नहीं सॉरी पीरियड बोल दिया मैंने, पोजीशन। तो कुछ एलिमेंट्स मैंने यहां दिए हैं, देख लीजिएगा। कैडमियम, एटॉमिक नंबर भी मैंने लिख के दिया है 48। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, सबसे पहले ब्लॉक, ब्लॉक के हिसाब से ग्रुप और पीरियड, तो आप कॉन्फ़िगरेशन देखकर भी निकाल सकते थे डायरेक्ट। बिस्मथ 83, प्रोमीथियम 61, बेरियम 56, अनियम, ये IUPAC नेमिंग लिखी मैंने इसकी, 111 एटॉमिक नंबर है इसका। तो इनके सभी के पोजीशंस प्रिडिक्ट करके आप चेक कर लीजिए अपनी पीरियोडिक टेबल में क्या आपने सही वर्क किया है या नहीं। पहले तब निकाल रहे हो तो पीरियोडिक टेबल मत देखना, पीरियोडिक टेबल से देख के तो कोई भी लिख लेगा भाई। ये निकालना फिर मैच करना पीरियोडिक टेबल में, हाँ मेरी सही है। बिस्मथ का सबका निकाल के वेरीफाई करना, मुझे सेंड मत करना, मुझे जरूरत नहीं है। आप खुद वेरीफाई करना कि आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं। आप में खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप खुद ये काम कर पा रहे हैं या नहीं। तो आज हमें पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। ये तो बीच में एक छोटा सा टॉपिक था जो हमने ले लिया। ये वर्क करने के बाद अब आप आगे का वीडियो देखिएगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के लिए। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ये मेन टॉपिक है। क्वेश्चन है कौन सी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक होती हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज पीरियोडिक होती हैं। अब इसे समझें आप। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज उन प्रॉपर्टीज को बुलाते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं, और जो देखो पीरियोडिक टेबल में ऐसे मूव करें तो वो पीरियड होगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, और जो टॉप टू बॉटम नीचे मूव करते हैं तो वो फिर ग्रुप होता है। तो पीरियोडिक टेबल में जो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर या ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर एक रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं, एक रेगुलर चेंज शो करते हैं, उन प्रॉपर्टीज को हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बुलाते हैं।
समझना, दोनों बोल रहे हैं आपको, ऐसी प्रॉपर्टीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं और जो पीरियड में लेफ्ट टू राइट और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एक रेगुलर वेरिएशन शो करती हैं, उन प्रॉपर्टीज को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। हम कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं? पहला पढ़ने वाले हैं हम एटॉमिक रेडियस, सेकंड हम पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, थर्ड हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन गेन, एंथैल्पी, और लास्ट हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो ये 4 पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा 4 प्रॉपर्टीज को। तो 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन भी हम लिखवाते हैं और ये चारों प्रॉपर्टीज हम 1 बाय 1 स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। चेक करिएगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज जो डेफिनेशन बताई थी वही है, द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चेक कर लें, यही हम बता रहे थे, इसी की बात कर रहे थे, ऐसी प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कोरिलेट करेंगी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। द प्रॉपर्टीज विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड विच शो अ रेगुलर ग्रेडेशन when we move from left to right in a period or from top to bottom in a group are called periodic properties। तो आप डेफिनेशन लिख लें, ऐसी प्रॉपर्टीज को ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। और कौन सी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम स्टडी करने वाले हैं? फर्स्ट है एटॉमिक रेडियस, सेकंड है आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड फोर्थ वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 हम स्टडी करने वाले हैं। 4 प्रॉपर्टीज पढ़ने के साथ ही ये यूनिट खत्म हो जाएगी आपकी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट है आपकी एटॉमिक रेडियस। फर्स्ट वन एटॉमिक रेडियस। तो पहले बात कर लें एटॉमिक रेडियस होती क्या है। एटॉमिक रेडियस को हम बात करें तो एटॉमिक रेडियस है मान लीजिए एटम है, ये शेल बनी हुई है, हम सोचते हैं सर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल तक की डिस्टेंस, इसे बोलेंगे रेडियस, एटम की रेडियस। ये गलत होगा सेंटेंस। सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से होती है ये ठीक है, लेकिन आउटर मोस्ट शेल नहीं, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और आउटर मोस्ट शेल के बराबर इलेक्ट्रॉन नहीं होता, सेल के अंदर सबसेल होते हैं, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो आपको लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के लास्ट तक मेजर करना पड़ेगा, ये आसान नहीं है। सेल हम बोल दें तो आसान है, बोर्स थ्योरी, बोर्स मॉडल ने रेडियस निकाल दी थी ऑलरेडी, तो वो तो पहले ही निकल गई थी। लेकिन यहां इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम सेल नहीं बात कर रहे हैं, हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं और डेफिनेशन के बाद इसकी डिफिकल्टी की बात करेंगे। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस, हम एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं। इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वर्ड है, आउटर मोस्ट सेल वर्ड नहीं है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां तक ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, वहां तक मेजर करना पड़ेगा और फिर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, मेजरमेंट वहीं रोकना पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से देखो, हम सीधा एक सर्कल कोई बना दे, हम रेडियस मेजर कर लेंगे जी इतने सेंटीमीटर है। कोई बॉल हमें दे दे, हम मेजर कर लेंगे इतना रेडियस है जी। एटम बहुत छोटी चीज है, छोटी चीज है, उसमें भी क्लियरिटी नहीं है कहां तक जाना है। एटम पहले तो अकेला करना पड़ेगा, एटम बॉन्डेड होते हैं, दूसरे एटम के साथ जुड़े होते हैं, दूसरे एटम से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं, उसका इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है। अगर दूसरा एटम उससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले तो रेडियस बढ़ जाएगी, रिपेल करे तो छोटा इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाता है तो छोटी हो जाएगी। तो दूसरा एटम उससे इन्फ्लुएंस करता है, दूसरा आइसोलेट अलग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा आपको। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक आपको मेजर करना है, यानी कि एक डिफिकल्ट वर्क है, पता नहीं चलेगा आपको कब रोकें, अभी और भी इलेक्ट्रॉन है, 1-2 जगह बचे हैं, बिल्कुल जीरो हो जाए वहां तक डिस्टेंस पर जाना है। तो प्रैक्टिकली ये डिस्टेंस मेजर करना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक पॉसिबल नहीं है। अब समझें आप, हमने एटॉमिक रेडियस को डिफाइन तो कर दिया, लेकिन इसे मेजर करने में डिफिकल्टी आने लगी। आने क्या लगी? मेजर हुआ ही नहीं। शेल तो मेजर कर सकते हैं,
इलेक्ट्रॉन मेजर नहीं कर सकते। याद करो, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर बनाता, कोई फिक्स बाउंड्री तो होती नहीं, यहां तक है जी बाउंड्री कर लो, इसके बाहर भी तो जहां अप्रोच 0 हो जाए इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी वहां तक जाती है। तो बाउंड्री नहीं होती ऑर्बिटल की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो, तो उसे मेजर करना डिफिकल्ट है। तो मेजर एटॉमिक रेडियस हो नहीं पा रही थी। तो जब एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं हो पा रही थी तो फिर दूसरा तरीका सोचा गया। दूसरा तरीका था, जब एटम बॉन्डेड स्टेट में होता है तो उस बॉन्ड लेंथ को ही आधा कर दिया जाए, तो एक एटम की रेडियस उसे ही माना जाए। इस बिहाफ पर एटॉमिक रेडियस को फर्दर 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया। 3 पार्ट कौन से हैं? पहला है कोवेलेंट रेडियस, दूसरा है वंडरवॉल्स रेडियस, वंडरवॉल साइंटिस्ट का नाम है, थर्ड है मेटालिक रेडियस। 1 बाय 1 हम स्टडी करते हैं। कोवेलेंट रेडियस से शुरुआत करेंगे। कोवेलेंट रेडियस, इट इज डिफाइंड एज, समझ लें, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। अब इसे समझे पहले, तो इतना आसान नहीं। कोवेलेंट रेडियस पहले ही पढ़ रहे हैं। पहले आपको देखना होगा एटम्स बॉन्ड बना रहे हों, कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे कि यहां पर है दो एक जैसे एटम, ये हाइड्रोजन का तो ये भी हाइड्रोजन का, ये ऑक्सीजन का तो ये भी ऑक्सीजन का, 2 इक्वल एटम्स। ये इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऊपर स्पिन में एक नीचे में फिर से बनाऊं तो ये ऐसे है। एक का न्यूक्लियस, ये दूसरे का न्यूक्लियस, बीच में एक इसका इलेक्ट्रॉन एक उसका इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग हो गई, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आपको आता है, छोटी क्लासेस में पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस को बुलाते हैं बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ का आधा करोगे तो निकलेगी कोवेलेंट रेडियस। तो वही हमने डिफाइन किया। तो कोवेलेंट रेडियस एक डिस्टेंस को बुलाते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस, आधा है भाई, पूरा नहीं है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन, जब न्यूक्लियस एक से ज्यादा हो तो न्यूक्लियाई बुलाते हैं। It may be defined as the half of the distance between 2 nuclei of 2 covalently bonded atoms of same element and a molecule। एक ही एलिमेंट के हों, हाइड्रोजन है तो दोनों हाइड्रोजन हो, एक छोटा एक बड़ा ना हो, मतलब कहने का ये है। तो इसके ये डिस्टेंस जो देख रहे हो यही कोवेलेंट रेडियस है, ये डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस, और पूरी डिस्टेंस है बॉन्ड लेंथ। तो आप कोवेलेंट रेडियस इक्वल टू बॉन्ड लेंथ बाय 2 भी लिख सकते हैं। तो समझ आ गया होगा कोवेलेंट रेडियस। तो जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है वहां उसकी कोवेलेंट रेडियस मेजर करते हैं। हालांकि ये एक्चुअल रेडियस नहीं है, एक्चुअल तो ये है, ये तो उससे छोटी है क्योंकि कुछ पार्ट ओवरलैप कर रहा है, तो कुछ छोटी है नॉर्मल रेडियस से। बहरहाल जब आप देखते हैं कि एलिमेंट दिए होते हैं इसकी रेडियस, ये इसकी रेडियस है, तो वो मैक्सिमम टाइम कोवेलेंट रेडियस होती है। जो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं उन सबकी कोवेलेंट रेडियस निकाल ली गई है, एक्चुअल रेडियस नहीं निकाली गई, वो तो निकली ही नहीं, कोवेलेंट रेडियस निकाली है। आगे बढ़ते हैं, बॉन्ड के हिसाब से निकाली है। दूसरे पोर्शन पर बढ़ते हैं, दूसरे पोर्शन की तरफ चलेंगे। दूसरा पोर्शन जो हमारा है वो है वंडरवॉल रेडियस। वंडरवॉल रेडियस, पहले वंडरवॉल बॉन्ड आपको समझना होगा। हां, वंडरवॉल बॉन्ड होता है, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, कोई बात नहीं। एक हीलियम एटम है, दूसरा भी हीलियम एटम है, अब ये शेयरिंग तो करेंगे नहीं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं शेल में, पहली शेल में, इसमें भी 2 हैं। तो अब ये शेयरिंग तो करने से रहे, इनका डबलेट पूरा है,
इनर्ट गैस है, रिएक्ट नहीं करती तो बॉन्ड नहीं बनाती। तो क्वेश्चन है किन्हीं भी दो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्स तो एग्जिस्ट करता ही है, हमेशा ही करता है। तो इन दो एटम के बीच कौन सा फोर्स है जी? तो इन्हें बुलाते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरएटॉमिक फोर्स, या ये स्टडी किए वंडरवॉल नाम के साइंटिस्ट ने, तो इन्हें बुलाते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। सबको एक साथ हम बुला लेते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। समझिए, तो वंडरवॉल फोर्सेस ये है जब दो नॉन बॉन्डेड एटम पास पास हैं तो भी अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, चाहे मिनिमाइज हो चाहे नेग्लिजिबल हो, और उस फोर्स को ही बुलाते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। केमिकल बॉन्डिंग में आप कोवेलेंट बॉन्ड भी पढ़ोगे, मुझे नहीं पता आपको कोवेलेंट बॉन्ड आता है नहीं आता, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया तो मैंने मान लिया कि कोवेलेंट बॉन्ड आपको आता है, क्योंकि आपने 10th 9th 10th पास करके 11th में आए हो और ये 9th 10th में दिखता है कोवेलेंट बॉन्ड। भले ही आपको आता हो या नहीं मुझे नहीं पता है, आता तो नहीं होगा, केमिकल बॉन्डिंग में ही पढ़ोगे मेनली तो, लेकिन शेयरिंग होती है इतना जरूर आता होगा। तो वंडरवॉल तो पहली बार नाम सुन रहे हो। तो दो पार्टिकल जो एक्चुअल में बॉन्डेड नहीं होते, दूर दूर होते हैं और नियरेस्ट होते हैं, उनके बीच में जो फोर्स है वही वंडरवॉल फोर्स है। तो रेडियस इसी के हिसाब से निकाली गई है। मान लेते हैं एक सिलेंडर है, ये रहा, इसमें गैस है, कौन सी है? नियॉन है। तो नियॉन का एक पार्टिकल नियॉन के दूसरे पार्टिकल के साथ कोई बॉन्ड तो बनाएगा नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड टाइप नहीं बनेगा, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट है, इनर्ट गैस है। तो जो दो एटम नियॉन के सबसे पास में हैं, ये और ये सबसे पास वाले, ये वाला और ये वाला, यानी ये वाला और यहां वाला नहीं, दूर दूर हो जाएंगे, सबसे नियरेस्ट दो एटम जो नॉन बॉन्डेड हैं, इनके बीच फोर्स वंडरवॉल है। तो इनके न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस के डिस्टेंस के आधे को, डिस्टेंस के आधे को हम बुलाते हैं वंडरवॉल रेडियस। क्या बुलाते हैं? वंडरवॉल रेडियस। हाफ डिस्टेंस को। एक्चुअल रेडियस तो ये भी नहीं है, तुम सोचो ये रेडियस है सर, ये नहीं है, ये तो इससे तो कहीं बड़ी है, यहां जाके आएगा। तो वंडरवॉल रेडियस बहुत बड़ी होती है, जितना फोर्स कम है उतना ये गैप ज्यादा है, और वंडरवॉल रेडियस उतनी ही ज्यादा बड़ी है। ये तब निकालते हैं तब कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्टेबल नहीं है। कई बार क्वेश्चन आता है कंपेयर करिएगा, कंपेयर जी किसमें करें कंपैरिजन? कोवेलेंट रेडियस और वंडरवॉल रेडियस में कंपैरिजन कीजिएगा। तो करके देखते हैं। चेक कीजिएगा। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है। शेयरिंग भी दिखाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, यहां भी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। ये कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ, इसका आधा करेंगे तो निकल कर आएगी कोवेलेंट रेडियस। सिमिलरली ये बॉन्ड लेंथ और इसका आधा करेंगे तो कोवेलेंट रेडियस, ये रही जी, ये और ये डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस है। अब क्वेश्चन है वंडरवॉल रेडियस कहां है? हमें तो कंपैरिजन करना था। ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को जो अट्रैक्ट करते हैं वही वंडरवॉल फोर्स है इन दो मॉलिक्यूल के बीच। तो ये वाला न्यूक्लियस जो नियरेस्ट हो और ये वाला, इसके बीच के डिस्टेंस के आधे को हम बुलाते हैं वंडरवॉल रेडियस। तो वंडरवॉल रेडियस की वैल्यू हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड से ज्यादा होती है, ज्यादा दिख भी रही है। यह है वंडरवॉल रेडियस। कंपैरिजन समझ आ गया होगा कोवेलेंट रेडियस का और वंडरवॉल रेडियस का। अब थर्ड रेडियस पर चलते हैं। थर्ड रेडियस है मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस देखिएगा, मेटालिक रेडियस चेक कर लीजिएगा। अब मेटालिक रेडियस हमें पढ़नी है। मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन,
कोबाल्ट, निकल, सिल्वर, गोल्ड, बहुत सारे। एस ब्लॉक में सारे मेटल्स हैं, डी ब्लॉक में भी सारे मेटल्स हैं, एफ ब्लॉक में भी सभी मेटल्स हैं। बस पी ब्लॉक ऐसा है जिसमें तीनों हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। तो मेटेलिक रेडियस जानने से पहले आपको मेटेलिक बॉन्ड पता होना चाहिए। भाई कोवेलेंट रेडियस जानने से पहले कोवेलेंट बॉन्ड का जिक्र हमने किया, तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता था, तो ज्यादा मेहनत उसमें नहीं करनी पड़ी, हमने डायरेक्ट बता दिया। दूसरा था वॉन डेर वाल रेडियस, और वॉन डेर वाल रेडियस से पहले आपको वॉन डेर वाल फोर्स के बारे में आइडिया दिया गया। अब मेटेलिक रेडियस से पहले मेटेलिक बॉन्ड के बारे में बताया ही जाएगा, और यह बॉन्ड आपको शायद पहले से आता हो। जैसे फिजिक्स में हम पढ़ते हैं मेटल कंडक्टर होती हैं, फिर आप पूछते हैं फिजिक्स वाले टीचर से, भैया सर बताइए मेटल कंडक्टर क्यों होती है, तो आंसर आता है, बड़ा अच्छा सा आंसर आता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और आप एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं, हां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। भले ये ना पता होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते क्या है भैया, ये तुम्हें नहीं पता, पर हां फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री में मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, कुछ नहीं पता। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मेटल में होते हैं, कुछ तो ये समझ लेते हैं अच्छा मेटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, और प्लास्टिक में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, मतलब प्लास्टिक में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते हैं। और हम बताते बताते थक जाते हैं भाई, जितने भी सब्सटेंस है, मैटर है, सबसे छोटा पार्टिकल एटम, उसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वो तो सभी में है। तो कुछ तो यही समझते नहीं मेटल में ही इलेक्ट्रॉन है, वही फिजिक्स वाले सर ने बताया मेटल में इलेक्ट्रॉन है। तो क्लियर करें, सभी में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या है वो तो मैं नहीं पता। मेटेलिक बॉन्ड क्या है ये भी नहीं पता। सोडियम सॉफ्ट है, आयरन तो हार्ड है। सोडियम तो हाथ से टूट जाएगा, आयरन हाथ से नहीं टूटेगा, ये भी नहीं पता क्यों ऐसा होता है। मेटल में लस्टर क्यों है ये भी नहीं पता है जी, बस बताया। मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 9th-10th की केमिस्ट्री बस मेटल मेटल ही चलता रहता है। उसमें प्रॉपर्टीज, 4 प्रॉपर्टीज हो गया, 8th में भी वही, 9th में वही, 10th में भी वही। पर पढ़ने को ना तो आप तैयार होते हैं, और जैसे ही आप हैं वैसे ही उनके स्किल्स बन जाते हैं। बस क्वेश्चन पूछा किसी ने, वैसे तो कोई पूछता भी नहीं कि कंडक्टर क्यों होती है, वो फिर भी खुद बताते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ताकि कोई पूछे भी ना क्या होते हैं। चलिए शायद यहां आपको पता चल जाए, सोडियम सॉफ्ट है, आयरन हार्ड है, या मैग्नीशियम भी सोडियम से हार्ड है, ये भी पता चलेगा। कंडक्टिविटी भी पता चलेगी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी भी पता चलेगी, मेटल की इवन सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चलेंगी। आपको पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। देखो नाम बड़ा अच्छा सा है, सी समुद्र, इलेक्ट्रॉन का समुद्र है भैया ये मॉडल, मतलब ये मॉडल इस पर डिपेंडेंट है। तो ये कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, ध्यान दें, ये मॉडल कह रहा है कि मेटल के अंदर अगर ये सोडियम का है, सोडियम का सेल के हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन है 281, और ये मैग्नीशियम का है तो मैग्नीशियम का है 282, एटॉमिक नंबर 12 है। तो इस मॉडल के हिसाब से कोई भी मेटल के अंदर, मेटल लैटिस में, लैटिस वर्ड मेटल क्रिस्टल के अंदर, ये मान लो मेटल का एटम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। इसमें से इलेक्ट्रॉन इस एटम में से बाहर निकल गए और वो यहां पर हैं। ये डैश नहीं बना रहा, ये मैं पानी भी नहीं भर रहा हूं, मैं नेगेटिव चार्ज बना रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन, एक नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव है। ऐसे नहीं कि एक एक लाइन में ही हो, ये तो मैं एक्सप्लेन करना है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूं, हर जगह होते हैं। और जो मेटल बचा, भाई मेटल मान लो सोडियम था, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na पॉजिटिव हो गया, Na कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो मेटल आयन इसमें बचा, वो ये रहा। ये न्यूक्लियस नहीं है, पूरा एटम है। तभी सोचो सर न्यूक्लियस बना रहे, मैं पूरा एटम बना रहा हूं, सिंगल पॉजिटिव वाला चार्ज है इसलिए पॉजिटिव दिखाया है।
ये इलेक्ट्रॉन्स हर जगह होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ये मेटल आयन को इस थ्योरी ने बताया, ये कर्नेल्स बुलाते हैं। आप ऐसा नहीं कि आप मेटल आयन बुला सकते हो, एक्यूरेट वर्ड कर्नेल्स। और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन है। तो मेटेलिक बॉन्ड है क्या? ये कर्नेल ये इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं और इस अट्रैक्शन को ही हम बॉन्ड बुलाते हैं। बॉन्ड का मतलब अट्रैक्शन फोर्स है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो एटम से बाहर हैं, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही कंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये इलेक्ट्रॉन ये फ्री हैं, ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं है, इसलिए इन्हें फ्री बोला जाता है। ये रिवॉल्व नहीं हो रहे हैं, इसलिए इन्हें फ्री बोला जाता है। यही कंडक्टर की वजह है। ये वाइब्रेट होकर एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, फ्लो नहीं करते हैं। दिमाग में रखो, फ्लो नहीं करते हैं भाई। एक और आता है, मैं पूछूं करंट क्या है, बच्चे बताते हैं सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट है। अरे भैया, सॉलिड के अंदर कौन फ्लो करेगा? फ्लो नहीं करते हैं। फ्लो करते तो ये लिक्विड ना होता। तो ये सॉलिड है, फ्लो नहीं करते हैं। क्वेश्चन आता है, ऐसे बच्चे कहते हैं हमसे, सर जब क्लास हो रही होती है सर फ्लो करते हैं। अरे हमने कहा अच्छा फ्लो कर रहे हैं, हमने वायर काट दी तो गिर जाएंगे नीचे, ग्लास भर लेंगे हम तो अपना। वायर है, एक वायर है, जैसे ये वायर है, देख लो इसे, ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, मैं काट दूं तो गिर नहीं जाएंगे नीचे। बच्चे कहते हैं सर पोटेंशियल खत्म हो गया, काटने से रुक जाते हैं। अरे एक दो तो गिर ही जाएगा ना, आखिर वाला बिल्कुल बॉर्डर पे होगा, इनर्शिया है, रूल कहता है चल रही है, कुछ समय तो लगेगा ना रुकने में। तो फ्लो नहीं करते हैं। सॉलिड के अंदर किसी भी पार्टिकल को परमिशन नहीं होती कि फ्लो करे, इतना अट्रैक्शन फोर्स होता है। बस ये वाइब्रेशन के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं। फ्लो नहीं बोलना चाहिए हमें, तो ये गलत वर्ड हो जाता है फ्लो बोलना। आयंस के केस में लिक्विड के अंदर फ्लो बोल सकते हो, लेकिन मेटल के अंदर नहीं बोल सकते आप फ्लो। चलिए, फ्री इलेक्ट्रॉन से हैं। अब सोडियम है, सिंगल पॉजिटिव है क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो इस कर्नेल पर एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है। आप ये मत कहना कि सर एक ही बनाया है आपने, दो नहीं बना सकते, बनाएंगे एक ही, चाहे 10 पॉजिटिव हो तो भी एक ही बनाएंगे इसके अंदर। तो अगर ये मैग्नीशियम होता तो ये 2 लूज करता, तो मैग्नीशियम का एक क्रिस्टल होता तो हर कर्नेल पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता। कर्नेल मतलब मेटल आयन। सोडियम सिंगल पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को एक सर्टेन फोर्स से अट्रैक्ट करता है। मैग्नीशियम डबल पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रॉन को उससे ज्यादा पावरफुल फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो सोडियम का अट्रैक्शन फोर्स कमजोर होगा और मैग्नीशियम का अट्रैक्शन फोर्स स्ट्रांग होगा। तो इसीलिए सोडियम का एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज वाला कर्नेल है, इसीलिए सॉफ्ट है। यही नहीं, पहले जो ग्रुप है जिसमें सिंगल पॉजिटिव है, जिसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, वो सभी मेटल सॉफ्ट होती हैं क्योंकि उनका अट्रैक्शन वीक होता है। अगली वाली में डबल पॉजिटिव है, ज्यादा अट्रैक्शन है तो स्ट्रांग हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रांग होते ही हार्ड हो जाएगी मेटल, तो आगे जाने पर इसलिए हार्डनेस बढ़ती है। ये वैसे ही है जैसे पानी के अंदर बॉल्स पड़ी हों, ऊपर से हथौड़ा मारो फिर बॉल वापस आ जाएगी। इसमें भी हथौड़ा मार के देखो, मैलेबल है, ऐसे ही फील करेंगी। तो चिपकी हुई है, ब्रिटल नहीं है बिखर जाए। NaCl में हथौड़ा मारो, नमक में फिटकरी में बिखर जाएगा, ब्रिटल है, ये नहीं है ऐसा, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ये तो ऐसे है जैसे लिक्विड के अंदर बॉल्स पड़ी हुई हो। तो ये इलेक्ट्रॉन सी मॉडल है जो मेटेलिक लक्षण इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है लश्चर। तो सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है ये मॉडल। खैर, हम यहां कंडक्टिविटी नहीं पढ़ रहे, हम यहां हार्डनेस सॉफ्टनेस भी नहीं पढ़ रहे, हम यहां मेटेलिक बॉन्ड नहीं पढ़ रहे, हम यहां कंडक्टिविटी भी नहीं पढ़ रहे। हमें यहां मेटेलिक रेडियस पढ़ना है, और रेडियस अभी तक मैंने बताया नहीं। 2 एटम है, 2 नियरेस्ट एटम, इनके अंदर न्यूक्लियस भी होगा। उस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस के आधे हिस्से को मेटेलिक रेडियस बुलाते हैं। अब समझिएगा, ये छोटा एटम नहीं है, ये बनाया छोटा है हमने, ठीक, ये बड़ा ही है, लेकिन ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। कोवेलेंट में ओवरलैप करते थे, दोनों में डिफरेंसेस हैं। अब आते हैं हम डेफिनेशन पर। डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, मेरे साथ लिखिए, मैं बोल रहा हूं। लिखिएगा, मेटेलिक रेडियस में इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस between 2 nuclei of two nearest metal ions
इन मेटेलिक लैटिस। लास्ट में वर्ड क्या करेंगे, यूज करेंगे, इन मेटेलिक लैटिस। ध्यान दीजिएगा, इट मे बी डिफाइंड एज half of the distance between two nearest metal ions। फिर से सुनिएगा, it may be defined as the half of the distance between two nuclei। मैं ये भूल गया था, between two nuclei of two nearest metal ions in metallic lattice। तो ये डेफिनेशन होगी मेटेलिक रेडियस की। वंडरवॉल की शायद मैंने लिखवा दी होगी या नहीं, मुझे याद नहीं, देख लीजिएगा। वंडरवॉल की भी अगर आपको याद हो तो ये होता था, एक एटम यहां है तो एक एटम और दूरी पर है, तो दोनों के बीच नॉन बॉन्डेड एटम है, तो उसे क्या बोलेंगे, वंडरवॉल की बता रहा हूं मैं। वंडरवॉल ऐसे दिखता था, शायद मैं डेफिनेशन लिखवाना भूल गया, लिखिएगा वंडरवॉल की भी, वहीं पर एडजस्ट कर लीजिएगा। सुन लीजिए पहले, इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई, ये तो सभी में कॉमन है, ये इसमें भी था। इट मे बी डिफाइंड एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट एटम, ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नियरेस्ट एटम्स, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब बात करते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों का कंपैरिजन, मतलब वंडरवॉल का, मेटेलिक का और कोवेलेंट का। तो सबसे ज्यादा बड़ी लेंथ होती है वंडरवॉल रेडियस, सबसे बड़ी होती है, लेंथ सबसे बड़ी है, दिख भी रही है। फिर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर मेटेलिक आएगा कोवेलेंट, क्योंकि मेटल के एटम हमने बहुत छोटे बनाए हुए हैं, तो वो सोचते हैं छोटी डिस्टेंस है। नहीं, ये देखो ओवरलैप नहीं कर रहे। अगर कोवेलेंट में तो ओवरलैप करेंगे, वो छोटी होगी, मेटेलिक बड़ी होती है कोवेलेंट से। सेकंड पर है मेटेलिक रेडियस, और नेक्स्ट पर है कोवेलेंट रेडियस। तो ये है, इसे बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, ऐसे पूरे याद रहे, ताकि कि वंडरवॉल रेडियस सबसे बड़ी है, देन मेटेलिक रेडियस, देन कोवेलेंट रेडियस। इसके बाद जो स्टार्ट होगा, अब वेरिएशन स्टार्ट होगा पीरियोडिक टेबल में, कि लेफ्ट और राइट मूव करेंगे तो क्या होगा, टॉप टू बॉटम नीचे मूव करेंगे तो क्या होगा। हम कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कोवेलेंट रेडियस मेजर करेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बनाएगा तो मेटेलिक रेडियस मेजर करेंगे, और दोनों में से कुछ नहीं बनाएगा तो वंडरवॉल रेडियस मेजर करेंगे। ये क्राइटेरिया होगा इसका। तो क्लियर हो गया होगा रेडियस। तो आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे कि वेरिएशन कैसे है एटॉमिक रेडियस का पीरियड में, ग्रुप में, और एक और चीज, आयंस की रेडियस पढ़ना अभी पेंडिंग है। तो इसके बाद हम स्टडी करेंगे आयंस की रेडियस। आयंस की रेडियस मतलब आयनिक रेडियाई, मतलब कैटायन की और एनायन की। तो टॉपिक अभी एक लेक्चर और लग जाएगा एटॉमिक रेडियस पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, 4 पढ़नी है, एटॉमिक रेडियाई चल रही है, आयनेशन एंथैल्पी इसके बाद आएगी, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंथैल्पी आएगी, और सबसे लास्ट में सबसे छोटा पोर्शन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसी आएगी उसके बाद ये टॉपिक, मतलब ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुश्किल नहीं है, आसान ही है। तो साथ में पढ़ते रहिएगा और क्वेश्चंस पूछिएगा, जितने हो सके उतने क्वेश्चंस करिएगा, बेटर होगा आपके लिए, पढ़ने के लिए आपके लिए बेटर होगा।